हेलो। हेलो। आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? रेस्पॉन्स कीजिए। आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? ठीक है। चलिए, आज जैसा कि हमने आपको सूचित किया था कि सबसे पहले हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव देखेंगे 19वीं शताब्दी की कालावधि में भूगोल के विकास से संबंधित। और उसके बाद आप लोगों ने जो हमें काम भेजा है, जिस जिस बच्चे ने, उस इसके काम को हम बताएंगे कहाँ पे सही है कहाँ पे गलत है। तो पहला सवाल है, ये सारे सवाल वैसे तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उत्तर सहित पड़े हुए हैं, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे फिर से बोल के आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ताकि आप लोग ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों परीक्षाओं के लिए तैयार हो जाएं। और दूसरी चीज़, अभी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है। कल मैंने एक डॉक्यूमेंट डाला है जिसमें कि मैंने लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखे जाएं इसकी शुरुआत की है। आप उनको देखिएगा और उनको पढ़िएगा और उसी हिसाब से आप लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कल 3 टिप्पणी डाली हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि भूगोल का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, भूगोल का जननांकी से क्या संबंध है और भूगोल का राजनीति विज्ञान से क्या संबंध है। मैंने थोड़ी सी शब्द सीमा बढ़ा दी है। आप लोग 200 से 250 शब्द के बीच में लिखते हैं। मैंने प्रत्येक उत्तर को 300 और 325 और 350 तक लिखा है, ये सोच करके कि आप उसे पढ़ेंगे तो लगभग उसमें आप 100 शब्द तक तो भूल ही जाएंगे, ताकि आपको 200 शब्द तक उसमें से याद हो जाए। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखा है। जब वो अपलोड हो जाए तो आप लोग वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे लगता है वो आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। आप लोग समझेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है। अभी आगे भी विभिन्न यूनिटों से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर होंगे हम यथासंभव डालते रहेंगे। जैसे कि पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न सब यूनिट के अपने जो मेरा उत्तरदायित्व था उससे संबंधित डाले। फिर उसके बाद में अब लघु उत्तरीय कर रहे हैं और फिर आगे यही क्रम चलता रहा तो फिर हम लोग विस्तृत उत्तरीय पे भी आएंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। चलिए, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। और दूसरा ये है कि आप लोग घर में प्रैक्टिस जरूर करते रहिए लिखने की। ठीक है। ये मत समझ लीजिएगा आप लोग कि प्रमोट हो जाएंगे या इम्तहान नहीं होना है। आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है, चाहे ऑब्जेक्टिव आए पैटर्न आए या डिस्क्रिप्टिव पैटर्न आए। ठीक है। तो चलिए, आज का पहला सवाल है कि 19वीं शताब्दी के किस भूगोलवेत्ता ने बताया कि भूगोल का व्यक्तिगत पौधों से कम लेना देना है, उसका विषय धरातल पर वनस्पति व जीव जंतुओं की सतह है। ये एक कथन है और ये कथन आप लोगों ने हमबोल्ट का जब असाइनमेंट लिखा होगा, हमबोल्ट और रिटर पे, तो वहां पे जरूर पढ़ा होगा। तो इसका सही जवाब है 1A हमबोल्ट। इसके बाद दूसरा सवाल है, जहां वर्षा अधिक है वहां वनस्पति की भी अधिकता है। वन और वर्षा के मध्य सकारात्मक संबंधों की स्थापना किस भूगोलवेत्ता ने की थी? ए हमबोल्ट, बी रैडजेल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। इस सवाल का भी सही जवाब है हमबोल्ट। हमबोल्ट ने ही वर्षा और वनस्पति के मध्य सकारात्मक संबंधों की स्थापना की थी। ओरिनिको नदी की खोज तथा अमेजन नदी से जुड़ाव का सत्यापन किसने किया था? ए हमबोल्ट, बी रैडजेल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। तो ओरिनिको नदी की खोज और अमेजन नदी से जुड़ाव का सत्यापन हमबोल्ट ने किया था। मानव शरीर पे ऊंचाई के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? विकल्प हैं आपके, ए हमबोल्ट, बी रैडजेल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। तो मानव शरीर पे ऊंचाई के प्रभाव का अध्ययन भी हमबोल्ट ने किया था। सर्वप्रथम किसने पनामा नहर का सुझाव दिया? ए हमबोल्ट, बी रैडजेल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। तो इसका सही जवाब है ए हमबोल्ट। इसके बाद छठा सवाल है, परमाफ्रॉस्ट पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए ऑस्कल्पेशल, बी रेडजेल, सी रिटर, डी हमबोल्ट। जो परमाफ्रॉस्ट है, वो उस परमाफ्रॉस्ट टर्मिनोलॉजी का भी सर्वप्रथम प्रयोग हमबोल्ट ने ही किया था। 7वां सवाल है, जलवायु विज्ञान पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जलवायु विज्ञान पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आपके विकल्प हैं, ए ऑस्कल्पेशल, बी रेडजेल, सी रिटर, डी हमबोल्ट। क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग भी हमबोल्ट ने ही किया था। तो इसका सही जवाब है हमबोल्ट।
कॉस्मोस पुस्तक किसकी रचना है? ए ऑस्कर पेशेल, बी रेडजेल, सी रिटर, डी हम्बोल्ट। जो कॉस्मोस पुस्तक है वो हम्बोल्ट की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसलिए इसका सही जवाब है 8 डी हम्बोल्ट। उसके बाद में कॉस्मोस से रिलेटेड सवाल है कि कॉस्मोस पुस्तक के कुल कितने अंक हैं? ए 5, बी 43, सी 19, डी 17। तो कॉस्मोस के जो हमारे वॉल्यूम हैं वो 5 वॉल्यूम हैं। उसके बाद 10वां सवाल है कि भूगोल के संदर्भ में सृष्टि वर्णन के लिए कॉस्मोग्राफी एक टर्म है, कॉस्मोग्राफी पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये प्रायः प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि कॉस्मोग्राफी पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। आपके ऑप्शन है ए ऑस्कर पेशेल, बी हम्बोल्ट, सी रिटर, डी रिस्टहोफेन। तो इसका सही जवाब है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने ही कॉस्मोग्राफी पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 11 सवाल है कि भूगोल के संदर्भ में खगोल वर्णन के लिए यूरेनोग्राफी पदावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए हम्बोल्ट, बी रेडजेल, सी रिटर, डी रिस्टहोफेन। तो भूगोल के संदर्भ में यूरेनोग्राफी पदावली का भी सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला हम्बोल्ट था। अब 12वां सवाल है कि हम्बोल्ट की अध्ययन पद्धति किस प्रकार की है? ए अनुगमनात्मक, बी उपरोक्त निगमनात्मक, बी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो हम्बोल्ट की अध्ययन पद्धति है वो ए है, यानी कि अनुगमनात्मक। ठीक है। उसके बाद सुजामहंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? सुजामहंग की अवधारणा हम्बोल्ट ने प्रस्तुत की थी। सुजामहंग की अवधारणा किस तथ्य को प्रकट करती है? तो सुजामहंग की जो अवधारणा है वो जैव अजैव घटनाओं की क्षेत्र में संगति एवं सामंजस्यता को प्रकट करती है। 14 का सी। 15 सवाल है अर्धकुंडे पुस्तक किसकी रचना है? ए हम्बोल्ट, बी रेडजेल, सी रिटर, डी रिस्टहोफेन। जो अर्धकुंडे पुस्तक है, अर्धकुंडे पुस्तक रिटर की रचना है, यानी कि 15 सी। 16 सवाल है अर्धकुंडे पुस्तक के कुल कितने अंक हैं? ए 5, बी 43, सी 19, डी 17। तो अर्धकुंडे पुस्तक जो है, अर्धकुंडे पुस्तक के 19 अंक हैं। इसके बाद रिटर की अध्ययन पद्धति से संबंधित प्रश्न है कि रिटर की अध्ययन पद्धति किस प्रकार की थी? ए अनुगमनात्मक, बी निगमनात्मक, सी उपरोक्त दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रिटर की जो अध्ययन पद्धति थी वो अध्ययन पद्धति निगमात्मक थी, निगमात्मक थी। इसलिए ध्यान रखिएगा हम्बोल्ट की रिटर पद्धति के उल्टी रिटर की अध्ययन पद्धति थी। हम्बोल्ट अनुगमनात्मक है, ठीक है, और रिटर निगमात्मक है। फिर महाद्वीपता की अवधारणा किसके द्वारा स्थापित की गई? जो महाद्वीपता की अवधारणा है वो स्थापित किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, बी रेडजेल, सी रिटर, डी रिस्टहोफेन। तो जो महाद्वीपता की अवधारणा है वो हम्बोल्ट के द्वारा स्थापित की गई थी। 19 सवाल है ग्रेनाइट, नीस और स्फटिक चट्टानों की ज्वालामुखी उत्पत्ति को किसने स्वीकारा? आपके ऑप्शन है ए हम्बोल्ट, बी रेडजेल, सी रिटर, डी रिस्टहोफेन। तो यहाँ आपका सही जवाब है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने ही ग्रेनाइट, नीस, स्फटिक चट्टानों की ज्वालामुखी उत्पत्ति को स्वीकारा। इसके बाद एक कथन दिया गया है और पूछा गया है कि ये कथन किसका है कि भूगोल कुर्सी में बैठे बैठे कमरे में पढ़ने पढ़ाने का विषय नहीं, अपितु यह क्षेत्र में शुद्ध अवलोकनों द्वारा कार्य करने, नियम निरूपण करने का विज्ञान है। यह कथन किसका है? ए हम्बोल्ट का है, बी रेडजेल का है, सी रिटर का है, डी रिस्टहोफेन का है। तो इसका सही जवाब है कि ये कथन रिटर का है। 21वां सवाल है कि हम्बोल्ट के समकालीन बर्लिन में ही कौन सा विद्वान रहता था? तो ए हम्बोल्ट,
खुद स्वयं नाम है, और बी रेडजेल, सी रिटर, डी रिस्थोफेन। तो हमबोल्ट के समकालीन जो रहने वाला विद्वान था, वो विद्वान था रिटर, बर्लिन में। 22वां सवाल है, जिस वर्ष हमबोल्ट और रिटर की मृत्यु हुई, उसी वर्ष वह कौन सी घटना घटित हुई जिसके फलस्वरूप भूगोल में आमूल चूक परिवर्तन कर दिया। हमबोल्ट और रिटर जिस वर्ष उनकी मृत्यु हुई थी, उस वर्ष ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशन हुआ था, यानी कि 22 बी। 23 सवाल है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना डार्विन ने की थी, यानी कि 23 बी। फिर सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने में कुछ आकारों के नाम हैं और उनका संबंधित अर्थ है। ये आकार हैं, क्षेत्रों के आकार हैं, आकार क्षेत्र का नाम है, जिसमें पहला है अल्डेटाइल। अल्डेटाइल का मतलब विश्व के वृहद क्षेत्र होता है। लैंडर, जिसका मतलब प्रमुख क्षेत्र होता है। फिर लैंडशाफ्टन, जिसका मतलब लघु प्रदेश के दृश्य होता है। फिर अगला शब्द है ऑल्टी रिच केटन। ऑल्टी रिच केटन का मतलब स्थानीय क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से ये चार क्षेत्र हैं। इन चार क्षेत्रों के सामने चार अर्थ लिखे हुए हैं, ये आपस में सुमेलित हैं। इसके बाद अगला सवाल है, वह कौन सा जर्मन विद्वान था जिसने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के मध्य में अंतर देखा। तो रिस्थोफेन वह विद्वान था जिसने सामान्य और प्रादेशिक भूगोल के मध्य में अंतर देखा था। 26वां सवाल है, चीन के लोयस प्रदेशों का अध्ययन किसने किया था। चीन के लोयस प्रदेशों का अध्ययन भी रिस्थोफेन ने किया था। डॉस ऑसलैंड पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। डॉस ऑसलैंड पत्रिका के संपादक ऑस्कल पेशर थे। नॉर्वे के फ्योर्ड्स का अध्ययन करके उनको पृथ्वी की पपड़ी और दरारों और नारियों के रूप में किसने बताया था। ये भी ऑस्कल पेशल ने बताया था। और आधुनिक प्राकृतिक भूगोल की स्थापना का श्रेय किस जर्मन भूगोल वेत्ता को जाता है। आधुनिक प्राकृतिक भूगोल की स्थापना का श्रेय भी जर्मन भूगोल वेत्ता ऑस्कल पेशल को जाता है। किस भूगोल वेत्ता की पुस्तक प्राकृतिक भूगोल का प्रकाशन उनके मरने के बाद या मरणोपरांत हुआ। तो जो ऑस्कल पेशल की पुस्तक प्राकृतिक भूगोल का ही प्रकाशन मरणोपरांत हुआ था। इस तरीके से ये आज के 30 सवाल पूरे होते हैं। अब इन 30 सवालों के बाद में हम एक आप लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपको मुझसे संबंधित जो मेरा सिलेबस है उससे संबंधित कोई भी विषय ना समझ में आया हो, तो वो आप मुझे अभी बता दें या मेरे उस पे एसएमएस कर दें व्हाट्सएप पे, तो मैं उसी को नेक्स्ट डे की क्लास में आपका रिवीजन करा दिया करूंगा। ठीक है, इससे आपको जो समझ में नहीं आया है उसका रिवीजन आसानी से हो जाएगा। तो आप लोग उसको अपने, अभी आप लोगों को ना हो तो अभी आप लोग देख लीजिएगा और देख करके मुझे बता दीजिएगा। मैं अभी आप लोगों से एक एक करके पूछ रहा हूं। दयानंद प्रसाद, दयानंद प्रसाद, दयानंद प्रसाद, कुमारी मंजुलता, कुमारी मंजुलता, कुमारी मंजुलता, निशा संदेश, निशा संदेश, प्रियांशु कुमारी, हेलो, हेलो, प्रियांशु कुमारी, पूनम आदर्श, हेलो पूनम आदर्श। हाँ, आपको अगर कोई विषय ना समझ में आया हो तो आप हमें बता दें। अच्छा, राकेश कुमार सिंह, राकेश कुमार सिंह, रतन,
रतन, आपको अगर कोई विषय समझ में ना आया हो तो आप हमें बता दें, हम उस क्लास को रिपीट कर देंगे कल। हाँ, और आपका प्रैक्टिकल सारा बन गया है? तो मेन शीट पे बना के उसे हमारे पास भेजिए ताकि हम देख पाएं, या रफ पे अगर आपने बनाया हो तो भेजिए, क्योंकि आपने अपना प्रैक्टिकल हमें भेजा नहीं है अभी। हाँ, 3 भेजे थे, बाकी अभी और भी है ना, 5 तो और है ना। देखिए, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, है ना। हमारी जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, सारा सिलेबस पूरा हो चुका है। अब आप लोगों को काम करना है। अगर आप लोग माइक ऑन करके जो मैं पूछूंगा रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तो मैं नाम नोट कर लूंगा और ये आपके लिए हानिकारक होगा। इसलिए मैं जिसका नाम बुलाऊं वो तुरंत अनम्यूट होकर के मेरी बातों को रेस्पॉन्स करे। ये अनिवार्य है, ऐच्छिक नहीं है कि आप रेस्पॉन्स करेंगे या नहीं करेंगे। अन्यथा मैं आपका नाम नोट कर लूंगा, और फिर मैं उस जब आप हमसे आमना सामना तो कभी ना कभी होगा ही फिर, चाहे जो कोई हो। ये जितने भी लोग हैं जो नाम लेने के बावजूद भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ये एक तरीके की अनुशासनहीनता है। हम लोगों से निरंतर कहा जाता है कि आप बच्चों की समस्याओं को पूछिए। आप लोग क्लास सुन लेते हैं, जब कोई सवाल पूछा जाता है या आपसे आपके काम के बारे में पूछा जाता है तो आप लोग माइक नहीं ऑन करते हैं। तो ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है भाई। सच्चिदानंद। हाँ, आपका कितना काम हो चुका है? आपका असली नाम क्या है? अच्छा, और आपको कोई ऐसा विषय है जो ना समझ में आया हो? नहीं, आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई विषय ना समझ में आया हो तो मुझे आप मैसेज व्हाट्सएप पे लिख करके वो उस विषय का नाम केवल लिख के भेज दीजिएगा, अपना नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मैं उसी विषय को रिवीजन आपका करा दूंगा। लेकिन जैसे कि कई बच्चे भेजेंगे अभी, है ना, तो मैं एक सीक्वेंस बना लूंगा कि किस दिन किसका रिवीजन होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, मतलब कि जहां कहीं पे भी डाउट होगा उसको हम क्लियर कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को कोई डाउट रहे। ठीक। सीमा सिंह। सीमा सिंह। हाँ, आपका कितना काम हो गया है, कितना बाकी है? हाँ, आइसोप्लेट जो राजस्थान वाला है, आप पहले उसे बनाइए। ठीक है, और जो दूसरा वाला जैसा भी आपका बना हुआ है रफ में बना करके भेजिए, हम उसमें करेक्शन लगाते हैं। ठीक है। देखिए, आइसोप्लेट्स का जो ट्रेसिंग है वो ट्रेसिंग तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। मेथड तो मैं बता सकता हूँ, मेथड मैं कल रिपीट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन उस मेथड से जो मेन काम ट्रेसिंग का है वो ट्रेसिंग का हल नहीं होता है। आप मेरी बात समझ रही हैं? ट्रेसिंग के लिए आपको इमेज भेजनी पड़ेगी खुद ट्रेस करके, ताकि मैं उसमें करेक्शन लगा सकूं। जो मेथड है, मेथड, हाँ, राजस्थान वाला बना लीजिए। जो मेथड है उस मेथड को हम एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। शिवानी कुमारी। हाँ, आपका कितना काम हुआ है? तो आइसोप्लेट आप बना करके भेजिए ना। हमने कहा है कि हम उसमें करेक्शन लगा देंगे। आपने कहा था आपको शेडिंग कहाँ कहाँ पे कौन कौन से की जाएगी ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसी के लिए मैंने ये बताया था कि जहाँ पे जो जो शेडिंग की जाएगी उसको मैं करके बता दूंगा। लेकिन जब आप जहाँ पे जब आप हमें रफ ही नहीं भेजेंगे तो हम उसमें करेक्शन कहाँ से लगा के भेजेंगे? हाँ, तो लॉकडाउन कब तक है वहाँ पे?
9 से 18 तक लॉकडाउन है। नहीं 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 नहीं, लॉकडाउन में निकल घर से निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन के बाद आप कर लीजिएगा, तब तक आप राजस्थान वाला बना लीजिए। ठीक है, सीमा सिंह आप भी तब तक राजस्थान वाला बना लीजिए। ठीक है, राजस्थान वाला आप लोगों के पास है या नहीं है? यार एटलस 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 की बात मत कीजिए, मैंने सब कुछ स्टडी मटेरियल में बना करके अपलोड किया है, और उसके बाद भी मैंने जो ग्रुप में डाला था, अच्छी तरीके से मुझे याद है। ग्रुप में राजस्थान का पड़ा था ना। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो मैं पुनः हाँ, मैं पुनः उसको बनाकर उस पे ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से कर लीजिएगा राजस्थान वाला आइसोप्लेथ। ठीक है, और फिर वो जो भारत के मैप वाला है, फिर जब लॉकडाउन खुल जाए तो आप बना के भेजिएगा, तब फिर हम उसको चेक करके फिर भेजेंगे। ठीक है। और एक मिनट, दयानंद प्रसाद, अविनाश कुमार, अभी मैं आपके पास आता हूं, आपने काम भेजा है वो मेरी नजर में है। दयानंद प्रसाद, द, आप दयानंद जी हैं? आपका क्या क्या काम हो गया है? और असाइनमेंट कितना हुआ है? अच्छा। अच्छा, लेकिन आपने भेजा नहीं है अभी हमारे पास करेक्शन के लिए। एक एक साथ भेजेंगे तो हमें चेक करने में भी टाइम लगेगा ना, जैसे असाइनमेंट भेज देते, प्रैक्टिकल भेजते रहते हम। ठीक है, यानी कब कंप्लीट अभी आपका वो भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपनी वस्तु स्थिति की मतलब हमें एक्चुअल जानकारी दीजिए, आप समझ रहे हैं ना, बस ये है। हम आपके, ताकि आपको कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। ठीक है, हम आपको हड़काने के लिए नहीं है, आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए, कोई कंफ्यूजन ना आए, हम हर तरीके से आपके लिए हेल्पफुल बनना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक। अच्छा अच्छा, कोई कोई बात नहीं, लगातार 5-6 लोगों ने ऐसा किया, तो मुझे केवल ये बता देने का ख्याल आया, क्योंकि हम नहीं, अगर हमें वन वे लेक्चर देना होता तो हम लेक्चर दे करके यूट्यूब पे डाल देते, आप लोग सुन लेते। हमें आपकी समस्याएं सुननी है, उनका निदान भी करना है। ठीक है ना, इसलिए हम चाहते हैं कि हम आपसे प्रॉपर रूप से कम्युनिकेट करें। ठीक है। अविनाश कुमार जी, अविनाश कुमार जी, आपने अभी अभी हमें गोली आरेख भेजा है बना करके। ठीक है, उस गोली आरेख में आप देखिएगा, आपने जो हेडिंग डाली है, हेडिंग के नीचे आपने बिंदु रख दिए हैं, है ना। वो बिंदु नहीं रखे जाते हैं, आप हेडिंग को नॉर्मल स्टेंसिल से डाल दीजिए। ठीक है, किसी भी तरह की मतलब कलात्मकता दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक। दूसरी चीज ये है कि आपने 4 नगर लिए हैं, ये नगर कौन कौन से हैं आपने इनका नाम नहीं लिखा है। इनका नाम इन गोलों के अंदर कैपिटल लेटर में बराबर बराबर लिख दिया जाएगा। ठीक है, शेष आपने जो बनाया है वो ठीक बना हुआ है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, इनको आप सुधार कर लीजिए। ठीक। 10 जून, 10 जून को आपने बैंड ग्राफ भेजा था, लेकिन हमने उस पे लगातार उस पे कमेंट तो किए हैं। ठीक है, हमने उसमें कमेंट भी किए हैं, हमने कहा है कि वो जो रेट उपज है, उपज को यील्ड कहते हैं, रेट नहीं कहते हैं। ठीक है, स्केल ओ वाई अक्ष पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार जरा सा, हम आपका अर्गोग्राफ तो देख पा रहे हैं, लेकिन जो दूसरा वाला है बैंड ग्राफ, वो इमेज हमसे डिलीट है। ठीक है, तो बैंड ग्राफ जब आप फिर से भेजेंगे तो हम देख पाएंगे। अर्गोग्राफ जो हम देख रहे हैं, अर्गोग्राफ आपका ठीक बना हुआ है, लेकिन ये जो आपने ये जो खाना बनाया है, जहाँ पे आप 1 लाख हेक्टेयर दिखा रहे हैं, वो उस खाने की लंबाई चौड़ाई कितनी है? हाँ, आप बताए थे, अगर वो 1 सेंटीमीटर का वर्ग है, समझ रहे हैं आप, तब तो सही है।
अगर 1 सेंटीमीटर के अलावा आपने उसको छोटा बनाया, क्योंकि इमेज में ये नहीं पता लगता भैया कि कितना बड़ा क्या है, ठीक है, एक आइडिया मिलता है केवल हमें, ठीक है, एक्चुअल कंडीशन में जब वो सामने आए तो हो सकता है वो चीज हमें गलत लगे। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर ये 1 सेंटीमीटर नहीं होगा तो आपका बनाया हुआ गलत हो सकता है, और अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो मुझे उसमें कोई गलती नहीं नजर आ रही है, वो ठीक है, जो मेन अर्गोग्राफ है, ठीक है। और वही कहूंगा कि आपने बहुत मोटी मोटी हेडिंग आपने हाँ, वो मैंने देखा है, बीच में उसमें जोड़ दिखाई दे रहा है, जहां पे मक्का वाला आपने बनाया है वो A4 साइज जुड़ करके दिखाई दे रहा है। वो जब आप बड़ी शीट पे बनाएंगे तो ठीक तरीके से वो उस पे आ जाएगा, ठीक है। अब जो बैंड ग्राफ में जो गलतियां थी वो ये थी कि जो आपने स्केल को लिखा था वो स्केल को आपने OY अक्ष पे नहीं लिखा था, आप दूसरी जगह पे लिखा था। तो वो OY अक्ष पे लिखा जाएगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 टन, ठीक है। और फिर जहां पे आपने रेट लिखा था वो रेट नहीं है, उसको वो यील्ड लिखा जाता है, उपज को यील्ड लिखा जाता है, यानी कि यील्ड पर हेक्टेयर लिखेंगे और यील्ड पर हेक्टेयर के नीचे आप स्केल लिखेंगे, ठीक है। और इंडेक्स जो आपने बनाई थी वो क्लियर नहीं बनाई थी, ठीक है। इंडेक्स के शेड जो हैं जो आपने उसमें भरे हुए थे, क्या कहते हैं, उसमें बैंड ग्राफ के विभिन्न पट्टिकाओं में जो आपने शेड भरे हुए थे उनको प्रॉपर रूप से उसी तरीके से आपको भरना है उसमें, ठीक है। उसमें किसी भी तरीके की मतलब वही शेड भरनी है, मतलब कि जैसे कि जब आपने शेड भरी तो दो रेखाओं के बीच में वहां पे दूरी ज्यादा है, लेकिन जब आपने इंडेक्स बनाई तो दो रेखाओं पास पास खींच दी, तो जो जितनी दूर वो शेड में है उतनी ही दूर इंडेक्स में आनी चाहिए, समझ रहे हैं। जो इंडेक्स है वो उस शेड का रिप्रेजेंटेटिव होता है, प्रतिनिधि होता है, ताकि हम उस शेड को दिखा करके उसको पहचान लें। अब इंडेक्स में दो रेखाएं पास पास होंगी और एक्चुअल में जहां पे आपने डायग्राम बनाया वहां पे दूर दूर होगी, तो ये दोनों आपस में अलग हो गई ना शेड, एक तो रही नहीं, एक में सघनता अधिक हो गई एक में सघनता कम हो गई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आप इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद मुझसे भेजा था कल सीमा है क्लास में, हाँ आपने देखिए, आपकी मैं फाइल खोल रहा हूं, अपनी फाइल आप खोल लीजिए और उसके संबंधित सुधारों को आप देख लीजिए। देखिए जहां पे आपने डॉट मैप लिखा हुआ बनाया हुआ है, तो 1 डॉट रिप्रेजेंट्स 1 लाख पॉपुलेशन, इसको आप थोड़ा और ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है केवल, ठीक। दूसरा क्लोरोप्लेथ, ठीक है, ठीक है, क्लोरोप्लेथ में कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। प्रोपोर्शनेट सर्किल, देखिए अब प्रोपोर्शनेट सर्किल में आपने दिल्ली, इलाहाबाद, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु 5 बनाए हैं, ठीक है। आप चाहती, जैसे आपने दिल्ली लिखा है ना, दिल्ली सीधा लिखा जा सकता है, दिल्ली को आपने तिरछा क्यों लिखने की कोशिश की है? जो वृत्त का केंद्र है उस केंद्र के नीचे सीधा सीधा लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? उसी तरीके से अहमदाबाद लिख दीजिए, उसी तरीके से मुंबई लिख दीजिए, उसी तरीके से हैदराबाद, उसी तरीके से बेंगलोर लिख दीजिए, ठीक है। तो इनको आप सीधा लिखने की कोशिश कीजिए। वही चीज मैं यहाँ पे भी बताऊंगा, जो आपके स्फेयर्स हैं, स्फेयर्स आपके ठीक बने हुए हैं, लेकिन जो अंदर नाम लिखे हुए हैं उनको आप सीधा लिखने की कोशिश कीजिए। और ये जो हेक्टेयर आपने दिखाया है अर्गोग्राफ में, ये 1 सेंटीमीटर का ही वर्ग होना चाहिए, ये आप देख लीजिए। अगर 1 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई का वर्ग नहीं है तो उसे 1 सेंटीमीटर का कर लीजिए। और दूसरी चीज यहाँ पे जो स्केल्स हैं, ये सारी चीज स्केल्स आपके गायब हैं अर्गोग्राफ पे, ठीक है। उनको आप स्केल्स लिख लीजिएगा, ये जो 5, 10, 15, 10 इधर तापमान वाला स्केल की 1 सेंटीमीटर कितने तापमान को दिखा रहा है, कितने रेनफॉल को दिखा रहा है, कितनी ह्यूमिडिटी को दिखा रहा है। और गिलवीज का आर्गोग्राफ ठीक बना हुआ है। जनवरी को थोड़ा सा और नीचे ला करके लिखिए ताकि वो पता लगे कि वो जो रेखा है वो जनवरी को दिखा रही है। और ये जो बीच वाली रेखा पे स्केल दिखाया जाता है वो आपने स्केल नहीं दिखाया है, यानी कि चाहे आप 4, 8, 12, 16, 20, 24 के अंतराल पे दिखाइए, ये आप 6, 12, 18, 24 के अंतराल पे दिखाइए। तो जो बीच वाली दोनों रेखाएं हैं
जिसे हम व्यास कह रहे हैं, ठीक है, उस रेखा पे स्केल दर्शाया जाएगा, उस स्केल को दिखाइए। बैंड ग्राफ आपका ठीक है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 टन यील्ड पर हेक्टेयर, ब्रैकेट में टन इन टन यील्डिंग वैल्यू ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ बिहार। इसको मिटा भी सकते हैं, ये मत लिखिए, ठीक है। या लिखना है तो एक कॉर्नर पे लिखा जाता है, वो टाइटल दिया जाता है, तो टाइटल तो फिर बैंड ग्राफ टाइटल नहीं दिया जाता है, तो 2 टाइटल मत दीजिए, ठीक है। ये जो आपने लिखा हुआ है यील्डिंग वैल्यू ऑफ मेजर क्रॉप्स ऑफ बिहार, पेंसिल से लिखा हुआ है अभी कि पेन से लिख दिया है? हाँ, पेंसिल से लिखा हुआ है तो इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, ठीक है। बाकी आपका ये डॉट मैप ठीक है, बाकी सब कुछ आपका ठीक है, जो मैंने बताए हैं वो आप सुधार कर लीजिए बस। और बीच की क्षैतिज रेखा पे ये जो रेखा है आपकी अक्टूबर से अप्रैल वाली रेखा देख रही हैं आप, उसमें केंद्र से दूरी ली जाएगी ना 4 घंटे, जैसे कि एक हम स्केल बनाएंगे 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे, ठीक है। तो केंद्र से दूरी निकालेंगे 6 घंटे की, केंद्र से दूरी निकालेंगे 12 घंटे की, 18 घंटे की, फिर वो बिंदु लग करके ऊपर 6, 12, 18 लिख देंगे। जो हमने डॉक्यूमेंट भेजा है वो आपके पास में है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे जो ओगिलवी आर्गोग्राफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट डाला गया है। हाँ, अगर है तो उसमें देखिए, उसमें स्केल बना हुआ है बीच वाले अक्ष पे, अगर नहीं है तो बता दीजिए, मैं भेज दूंगा, झूठ मत बोलिएगा। है ना, तो उसको खोलिए, उसमें जहां पे डायग्राम बना हुआ है उसमें ये इस वाली रेखा पे देखिएगा कुछ निशान लगे हुए हैं, अगर वो निशान लगाने नहीं आते हैं तो फिर कल क्लास में पूछिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी पहले उसे देखिएगा और उसको पढ़िएगा, ठीक है। और किसी बच्चे ने मुझे कल कुछ भेजा था, कल और किसी बच्चे ने मुझे कुछ भेजा था, मंजूलता कुमारी, मंजूलत, आपको मैंने ओगिलवी और बैंड ग्राफ दोनों भेज दिए हैं, उसी को देख करके आपको अपनी कमियां समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गया है ना? ठीक है, ठीक। क्या चीज? पहले आप हमें गोली आरेख बना के दिखाइए, हमें जरूरत लगेगी आपको है तो हम दे देंगे, लेकिन पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या बनाया है। आपको हम ट्रेस करने के लिए नहीं दे देंगे, जब देखेंगे कि, हाँ, जब हम देखेंगे कि आपको उस चीज की जरूरत है तब हम दे देंगे, ठीक। और किसी और किसी ने कुछ भेजा था कल हमें? चलिए ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आज जो लोग बच्चे क्लास में हैं जिन्होंने अब तक काम नहीं भेजा है वो काम भेजेंगे, और कल हम उनके कामों पे जो भी, कल का मतलब सोमवार को, अब हमारी अगली क्लास सोमवार को जब होगी तो हम उसके बारे पे डिस्कशन करेंगे। और कल आप लोग अच्छी तरीके से सोच लीजिए और आज शाम तक हमें भेज दीजिए कि जिन टॉपिक्स का हमें रिवीजन कराना है, ताकि हम उसी हिसाब से अपने शेड्यूल को बना सकें, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं।